Let's start with equilibrium. ओके, इस पर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक स्टेटमेंट के साथ, फिर इसके बारे में और फर्दर कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। एक स्टेटमेंट नोट कीजिए। इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स the state of a process in which the properties like temperature, pressure, concentration of the system do not show any change with the passage of time. With the passage of time. ओके, इक्विलिब्रियम है ना। इक्विलिब्रियम वर्ड में हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है समथिंग इक्वल, समथिंग बैलेंस्ड। ओके, थोड़ा सा हमें लिंक इक्विलिब्रियम वर्ड से इस तरफ मिलती है। ठीक, तो बिल्कुल यही चीज इस स्टेटमेंट ने अपने को बताई है कि कोई प्रोसेस जो है चल रही है, उस प्रोसेस की ऐसी कंडीशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इनको ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें कोई भी चेंज नहीं आता टाइम के साथ। देखो टाइम तो कभी रुकता नहीं है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रोसेस में एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन जो है वो नहीं बदले, वो फिक्स हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। एक ऐसी बैलेंस कंडीशन आती है रिएक्शन में जिस समय उस पे किसी भी चीज का जो इफेक्ट है वो नहीं होता। उसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा, उसका उस टाइम प्रेशर नहीं बदल रहा, उसका कंसंट्रेशन नहीं बदल रहा। सिस्टम का जो प्रोसेस कर रहा है उस सिस्टम में इन फैक्टर्स का, इन प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता। उस स्टेट को अपन क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम जो है दो तरीके से क्लासिफाई होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम किसी फिजिकल चेंज में आ रहा है तो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, और अगर इक्विलिब्रियम किसी केमिकल रिएक्शन में आ रहा है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो इसकी दो कैटेगरीज बना के इस पर फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इक्विलिब्रियम में हम दो कैटेगरीज कवर करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी विल बी फिजिकल इक्विलिब्रियम and the next category will be chemical equilibrium. हमने बहुत ही जूनियर क्लासेस में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस करके टॉपिक पढ़ा हुआ है सबने। ये एग्जैक्टली वही वाली बात है। फिजिकल चेंज में फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा, केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम सेट होगा। और
अभी हम इक्विलिब्रियम को थोड़ा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इक्विलिब्रियम कहीं अगर सेट हुआ है तो उस चेंज में क्या कंडीशन हो रही होगी, उसको एग्जांपल्स के साथ अभी आप कोरिलेट करिएगा। ओके, फिजिकल इक्विलिब्रियम के नीचे पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए, इन्वॉल्व ओनली फिजिकल चेंजेस, involve only physical changes, and on the other hand involves only chemical changes, involves physical changes। फिजिकल चेंज का मतलब आप समझ रहे होंगे, स्टेट का बदलना, शेप का बदलना, साइज का बदलना, ये सब चीजें फिजिकल चेंज में आती है। और अगर केमिकल कंपोजिशन बदल जाए तो वो केमिकल चेंज हो जाता है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट जनरेट हो जाए तो देन दैट्स पर्टिकुलर चेंज इज केमिकल चेंज। So depending upon the type of change, the equilibrium is classified. Equilibrium is classified. Now let's see how it takes place, how it is executed in the processes. We'll see. पहले अपन मूव करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम के साथ। So we'll have a heading equilibria in physical processes. Equilibria in physical processes. Physical processes. अब इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे और जो हमने सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा था, हम इनको कोरिलेट करेंगे तो हमें इक्विलिब्रिया की बात समझ में आएगी, इक्विलिब्रियम की बात समझ में आएगी। चलिए, फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम का डिस्कशन जो है उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कवर होता है ये है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशंस, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फेज ट्रांसफॉर्मेशंस, देखिए इसके अंदर जो एग्जांपल्स आने वाले हैं, किसी भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन। एरो पे ध्यान दीजिएगा, एरो पे ध्यान दीजिए, डबल साइडेड एरोज बने हैं। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन। दैट मीन्स इट कैन टेक्स प्लेस आइदर वे। वो रिएक्शन किसी भी तरफ जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने सिंगल साइडेड एरो बनाया होता दैट मीन्स वो इरिवर्सिबल चेंज होता जो कि वन डायरेक्शन में होके खत्म हो जाता। लेकिन यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, रिवर्सिबल दिखा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा केस है, आइस की बात कर लेते हैं। आइस को हम मेल्ट करके लिक्विड वाटर में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड वाटर को फ्रीज करके अपन आइस में चेंज कर सकते हैं। ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है। इट कुड ऑल्सो इन्वॉल्व लिक्विड एंड गैस इंटरकन्वर्जन्स। ये सब फिजिकल चेंजेस में आते हैं, ये आपको पता है। अगर मान लीजिए कि आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है, लिक्विड वाटर बना रहा है, तो ये क्लियरली एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, इसमें केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ये सब हम 9th क्लास के लेवल पे हमने सब बातें पढ़ी हैं। फेज ट्रांसफॉर्मेशंस, सॉलिड टू गैस भी होता है, सब्लिमेशन पढ़ा है आपने, सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस भी इंटर कन्वर्जन हो सकता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ओके, सो दीज आर द फेज ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब यहां पर फिजिकल इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम के सेट होने के लिए एक सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है
वो है क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, अब अपन एक जनरल एग्जाम्पल जो है अपन खुद ही देख लेते हैं। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था क्लोज सिस्टम के बारे में। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं और अगर हमने उस कंटेनर को कवर नहीं किया हुआ है, अगर वो ओपन कंटेनर है, ओपन सिस्टम है, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट तो होगी, पर वो गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मतलब पानी वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और एलिमिनेट हो जाएगा सिस्टम में से। इट कैन नॉट कन्वर्ट बैक इनटू द लिक्विड वाटर, राइट। और अगर हमने सिस्टम को क्लोज कर दिया है, अगर सिस्टम क्लोज कर दिया है, तो जो वेपर्स जनरेट होंगी वो कंडेंस होकर फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, राइट। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही पॉसिबल है, सिर्फ क्लोज सिस्टम में पॉसिबल है। ओपन सिस्टम में रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, वापस नहीं आ सकती, है ना। तो क्लोज सिस्टम इसकी एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इसमें इक्विलिब्रिया वाली क्या कंडीशन है वो चेक करते हैं। तो इसमें से एक केस लेते हैं, पहला वाला सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का केस लेते हैं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का केस लेते हैं, एग्जांपल है, नोट कीजिए। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल इसमें डिस्कस करते हैं सॉलिड लिक्विड वाला, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब देखो, अगर अपन ने आइस को ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया, मैंने फ्रीज में से बाहर निकाला और मैंने उसको ओपनली रख दिया प्लेटफॉर्म पे, तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके लिक्विड बना लेगा। पर वो लिक्विड वापस आइस तो बना ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। एट द सेम मोमेंट लिक्विड आइस नहीं बना सकती, दिस इज 100% कंफर्म, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो वहां इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड इंसुलेटेड सिस्टम में अगर ये काम करता हूं, तो फिर इंटर कन्वर्जन होता है। देखिए कैसे, जैसे हम लोगों के पास थर्मस फ्लास्क होता है ना, इंसुलेटेड सिस्टम पढ़ा है अपन ने थर्मो में, इंसुलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। सी, हमारे पास एक कंटेनर है विच इज इंसुलेटेड, जिसकी बाउंड्रीज इंसुलेटेड है। थर्मस फ्लास्क, सिंपल सी बात है, थर्मस फ्लास्क जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं। वी हैव अ थर्मस फ्लास्क विद अस, जिसकी सारी बाउंड्रीज इंसुलेटेड है, यानी हीट का ट्रांसफर जो है नहीं हो सकता, हीट का ट्रांसफर इस कंटेनर में से नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमने क्या करा कि वाटर और आइस क्यूब्स दोनों अपन ने इसके अंदर रख दिए, वाटर, लिक्विड वाटर along with ice cubes, along with ice cubes अपन ने इसके अंदर रखा, some ice cubes along with some water, प्रोवाइडेड कि हमने जो अंदर टेम्परेचर लिया है आइस और वाटर का, वो हमने 0 डिग्री सेल्सियस रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस रखा, और वी कैन से 273 केल्विन रखा, और नॉर्मल प्रेशर रखा हुआ है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने आइस और वाटर दोनों को क्या किया, उस आइसोलेटेड थर्मस फ्लास्क में रख दिया, जिसमें ना तो कोई हीट एंटर कर सकती है, ना तो सिस्टम को छोड़ सकती है। ओके, तो भले ही आप कितनी भी देर बाद चेक करेंगे, आइस और वाटर का जो मास है वो आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, वो आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। अब इसमें ये कहते हैं कि क्या आइस मेल्ट ही नहीं हो रहा, तो जितना आइस पहले था उतना ही बाद में है? ऐसा नहीं है, आइस मेल्ट हो रहा है, जितना आइस मेल्ट हो रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ, उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वहां सिस्टम में फ्रीज भी हो रहे हैं, फ्रीज भी हो रहे हैं। ये 0 डिग्री का जो टेम्परेचर अपन ने मेंटेन किया है, क्योंकि हीट ना रिलीज हो रही है ना एंटर कर रही है,
सो द सॉलिड आइस, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H2O in solid state and H2O in liquid state are interconverting in the system. और इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक देखिए आप, rate of melting rate of melting of ice equals to rate of freezing of water. Rate of freezing of water. Rate of freezing of water. Water. ये कैसे हो रहा होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ये हमारे पास आइस का एक ब्लॉक है और उसी के साथ वहां पे वाटर भी है. उसी के साथ वहां पे वाटर भी है. 0 डिग्री टेम्परेचर कांस्टेंट है. जो भी अंदर एनर्जी है वो अंदर ही कंजर्व्ड है. अब ये एनर्जी, आइस जो है मेल्ट हुआ, आइस जब लिक्विड में मेल्ट होगा तो एनर्जी कंज्यूम करेगा. एनर्जी कंज्यूम करेगा. ये एनर्जी किसी न किसी वाटर मॉलिक्यूल्स में से ही मिली है, और कहीं से तो मिल नहीं सकती, एक्सटर्नल सराउंडिंग से आ नहीं सकती. तो जिस वाटर मॉलिक्यूल से आइस ने मेल्ट होते समय एनर्जी ली, वही वाटर मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से एनर्जी निकल गई तो वो फ्रीज हो गया, और ये वाला उतना ही पार्ट मेल्ट हो गया. जितने मॉलिक्यूल्स मेल्ट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल किसी फॉर्म में फ्रीज हो जाएंगे. तो आइस का टोटल मास और वाटर का टोटल मास हमेशा उस मिक्सचर के अंदर कांस्टेंट रहेगा, भले ही आप कितने भी टाइम बाद उसको चेक कर लें. एक और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट लिख देते हैं पहले, इसका नोट कीजिएगा. मास ऑफ आइस एंड वाटर, मास ऑफ ice and water is found to remain constant, is found to remain constant. Two opposing processes are going on simultaneously, melting of ice and freezing of water. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हैं. दे आर गोइंग साइमल्टेनियसली. और क्योंकि इनका रेट बराबर है, जितना आइस मेल्ट होगा उतना वाटर फ्रीज होगा, इसलिए इसको अपन इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं. इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं. बोथ द रिएक्शंस आर गोइंग एट द सेम रेट. अगर ये ओपन सिस्टम होता तो दिस वाज नॉट पॉसिबल. कभी भी इक्विलिब्रियम सेट नहीं होता. ये सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा जब तक ये टेम्परेचर मेंटेन्ड है. Next example for physical equilibria. Evaporation of water in a closed vessel. यहां पर हम भी ये भी मेंशन कर देते हैं कौन सी दो अपोजिंग प्रोसेस चल रही होंगी जिनका रेट बराबर होगा. रिएक्शन को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, H2O liquid will reversibly convert into H2O gas, and the opposing processes will be rate of evaporation will be equals to the rate of condensation. Simply, okay, evaporating of water within a closed vessel. The mass of liquid water and the vapors will remain constant here in this case.
And the another example for physical equilibria, solid vapor equilibrium involving sublimation in a closed vessel, sublimation in a closed vessel, in a closed vessel. इसमें हम कुछ मटेरियल एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल we can have iodine, which is in solid state, and it converts into vapor. Similarly, camphor performs the same process, can convert into camphor vapors, and if this is in a closed vessel, it is going to convert back. Or one more material is ammonium chloride. This also undergoes sublimation and can return back to its state if carried out in a closed vessel. So these are the different forms of physical equilibria. और इसको तो ये जो फिजिकल इक्विलिब्रियाज हैं ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं और आपने कई सारे केसेस देखे हुए हैं. कैम्फर ऑल्दो आपने कभी क्लोज कंटेनर में सबलाइम नहीं किया होगा, पर आप करके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि कैम्फर के मास में कोई भी लॉस नहीं आता एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. उसको रिकवर किया जा सकता है पूरा. चलिए, so the next heading would be characteristics of physical equilibrium. और इक्विलिब्रियम. फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट्स पे हम डिस्कशन कर चुके हैं. एक बार फिर से आप इसको सभी पॉइंट्स को देख के क्लियर कर लीजिएगा कि आपके माइंड को ये चीजें क्लियर है कि नहीं, है ना. कोई डाउट होगा तो विल डिस्कस ओवर. एट इक्विलिब्रियम some observable property, it could be mass, it could be the volume of something, anything which can be observed, some observable property of the system becomes constant, very true, है ना. We had already discussed about this. Some observable property becomes constant. Next, equilibria involving gases, mainly involving gases, liquid gas, solid gas, any form, if it is involving gas, can be attained only in closed vessels. We had discussed over this also. Next point, equilibrium is dynamic in nature. That means डायनेमिक वर्ड से हम लोग समझते हैं मूवमेंट, थर्मोडायनेमिक. डायनेमिक मीन्स मोशन, है ना. डायनेमिक, तो यहां पर डायनेमिक नेचर को ये मतलब है
कि जो दो ऑपोजिंग प्रोसेस चल रही होती हैं वो इक्वल रेट्स पे चल रही होती है, वहां पे कुछ भी रुक नहीं जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि इक्विलिब्रियम आ गया तो वहां पे सब कुछ स्टॉप हो चुका है, जितना आइस था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, जितना वाटर था वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेसेस रेस्ट पे आ गई हैं। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है। दोनों ऑपोजिंग प्रोसेस जो वहां पे है इन्वॉल्व है वो इक्वल रेट्स पे वर्क कर रही होती हैं, है ना। नथिंग इज स्टॉप्ड। तो डायनेमिक नेचर को ये जस्टिफिकेशन लग देना है। बोथ ऑपोजिंग प्रोसेसेस, और वहां पे ऑपोजिंग प्रोसेसेस हमेशा रहेंगी ही रहेंगी, तभी इक्विलिब्रियम सेट होने की बात आएगी। ऑपोजिंग प्रोसेसेस, बोथ ऑपोजिंग प्रोसेसेस takes place at equal rates, at equal rates, equal rates. Okay, and the last one, at equilibrium, at equilibrium the concentrations यानी amount, concentration is actually mole per volume, molarity आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में। concentration directly signifies molarity, molarity that means moles per volume। ये amount से समझ सकते हैं, डायरेक्ट जनरल मीनिंग amount है, amount of the substance। concentrations of the different substances whatever are involved within the reactions, different substances become constant at constant temperature, at constant temperature। This was the part of the main definition also। So these are the major characteristics of the physical equilibrium। Okay, next coming up is equilibria in chemical processes। इसमें हम पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शंस का पार्ट डील करने वाले हैं कि रिएक्शंस में किस तरीके से इक्विलिब्रियम सेट होता है और किस तरह के रिएक्शंस में ऐसा होता है, ये भी हम डील करेंगे। इक्विलिब्रिया इन केमिकल प्रोसेसेस। अभी हमने पिछले वाले इक्विलिब्रियम में भी यही डिस्कस किया कि रिएक्शन का रिवर्सिबल होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स उसका बाई डायरेक्शनल होना जरूरी है। ऐसी प्रोसेस में ही इक्विलिब्रिया सेट हो सकता है जो दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सके। तो सबसे पहले हमें भी यहाँ जो कंटेंट इंक्लूड करना है हम वही स्टडी करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस, क्योंकि सिर्फ इन्हीं रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस या नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस जो सिंगल डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल होती हैं, जिनमें एक प्रोडक्ट बनता है और वापस रिटर्न नहीं आ सकता है, ऐसी रिएक्शंस में इक्विलिब्रिया का कॉन्सेप्ट वर्कआउट नहीं होता है। तो फर्स्ट वील हैव अ लुक, विल डिस्कस अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शंस। स्टेटमेंट नोट करेंगे। कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर है कि रिवर्सिबल रिएक्शन भी यही होने वाली है जो दोनों डायरेक्शंस में चल सकती हैं। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बैक, ओके, अंडर सम सुटेबल कंडीशंस ऑब्वियसली। लेट्स सी अ रिएक्शन in which not only the reactants react
to form the products under certain conditions but also the products react to form reactants under same conditions. मेन बात ये भी है, सेम कंडीशन बदल के तो हम प्रोडक्ट को रिएक्ट करवा सकते हैं, पर वो रिवर्सिबल वाली बात नहीं हुई। जिस कंडीशन में प्रोडक्ट बन रहा है उसी कंडीशंस में अगर वो रिएक्टेंट वापस जनरेट कर सकता है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। कंडीशंस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। I hope the concept is very clear. Reactant to product, product to reactant. As we already discussed, it is represented by a double arrow. For example, we have A and B, two reactants reacting together to generate C and D products. Those C and D products again react, perform the backward process and generate A and B back. So this is the form of a general form of a reversible reaction. Let me show you some examples over it. Again, closed system is required. If the reaction involves gases. One of the examples is 3Fe solid when reacts with water vapor generates, ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ी है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, जिसमें आयरन जो था वो गैस फॉर्म से रिएक्ट करता था, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है तो हमें वाटर वेपर्स यूज करनी होती हैं, स्टीम यूज करना होता है एक्चुअली। Fe3O4 जनरेट होता है आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में है, अगर ये इसमें गैसेस इन्वॉल्व है, अगर रिएक्शन ओपन कंटेनर में करवाई जाती तो ये गैसेस एलिमिनेट हो जाती और रिएक्शन वापस रिवर्स नहीं हो पाती। इसलिए ऐसे रिएक्शंस का क्लोज्ड कंटेनर में होना जरूरी है अगर हमें उसमें इक्विलिब्रियम सेट करना है। ओके।